नमस्कार। आज हम अंग्रेज़ मराठा संघर्ष के विषय में बात करेंगे। अंग्रेज़ मराठा संघर्ष एक बहुत ही लंबा संघर्ष है जिसके 3 प्रमुख पड़ाव हम कह सकते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध, सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध और थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध। प्रथम जो एंग्लो मराठा युद्ध है वो काफ़ी लंबा चला है। 1775 में शुरू हुआ और 1782 में ये युद्ध समाप्त होता है। यह युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स जब भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय में प्रारंभ हुआ था, उनके समय में हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में 1803 से 1805 के बीच में, और थर्ड जो एंग्लो मराठा युद्ध है वो 1817 से 1818 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स जब भारत के गवर्नर जनरल थे तो उनके समय में ये युद्ध संपन्न हुआ था। आज हम बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध के विषय में। प्रथम अंग्रेज़ मराठा संघर्ष जो है, किन परिस्थितियों में इस युद्ध का प्रारंभ हुआ और किस प्रकार ये युद्ध समाप्त हुआ। तो 1775 से ये युद्ध शुरू होता है। उसके पहले मराठों के इतिहास या मराठों और अंग्रेज़ों के संबंध की अगर हम बात करें संक्षिप्त में, तो अंग्रेज़ों की जो मराठों के प्रति नीति थी दक्षिण भारत के संबंध में, कंपनी की नीति के 3 प्रमुख बिंदु माने जाते हैं। डॉक्टर सुंदरलाल ने 3 प्रमुख बिंदु इसके बारे में कहे हैं। दक्षिण में 3 इम्पॉर्टेंट शक्तियाँ थीं। एक थे हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर के हैदर अली और मराठा। ये 3 इम्पॉर्टेंट पावर्स थीं। अगर ये तीनों संगठित होकर अंग्रेज़ी शक्ति का मुकाबला करती तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही मुश्किल होता इन तीनों शक्तियों का सम्मिलित रूप से सामना करना। तो अंग्रेज़ों का ये एक खास उद्देश्य था कि जो 3 शक्तियां हैं, निज़ाम, हैदर अली और अंग्रेज़, ये आपस में हमेशा लड़ती रहें। इनके संबंध आपस में कभी भी अच्छे नहीं हो ताकि ये कभी भी मिलकर अंग्रेज़ों को चुनौती ना दे पाएँ। दूसरा उनका मुख्य बिंदु ये था कि मराठा संघ जो है, जिसके प्रमुख पेशवा हैं और उसके अधीन बहुत सी सामंतशाही इकाइयाँ हैं जैसे कि सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़, पवार, ये उनकी सामंतशाही इकाइयाँ हैं। तो ये जो मराठा है इनको आपस में इतना उलझाए रखें, आपसी झगड़ों में उलझाए रखें कि वे अंग्रेज़ों के मामलों में हस्तक्षेप ना कर पाएँ, या वो बंगाल और उत्तर भारत में जो अंग्रेज़ अपने वर्चस्व को बढ़ाते जा रहे हैं उन मामलों में हस्तक्षेप ना कर पाएँ। इस तरह से इनको आपस में उलझाए रखा जाए। तीसरा उनका मुख्य उद्देश्य था कि पश्चिमी तट पर उन्हें अपनी व्यापारिक सुविधाओं के लिए, राजनीतिक वर्चस्व की स्थापना के लिए कुछ प्रदेश चाहिए थे। उनमें सालसेट, बसीन और गुजरात का कुछ क्षेत्र कंपनी अपने शासन के अंतर्गत लाना चाहती थी। तो प्रारंभ में ये कुछ उद्देश्य थे जिनको लेकर कंपनी मराठों के साथ में संबंध स्थापित करना चाहती थी। 1758 से हमें इस तरह के प्रमाण मिलते हैं कि अंग्रेज़ों ने मराठों से संपर्क रखना शुरू कर दिया। उन्होंने एक समझौता किया अंग्रेज़ों ने 1758 में मराठों के साथ, और जिसके अंतर्गत मराठों से उन्होंने 10 गांव प्राप्त किए और मराठा राज्य में कुछ व्यापारिक सुविधाओं की प्राप्ति भी उन्होंने कर ली। 1759 में अंग्रेज़ों ने माटसन और प्राइस को पुनः भेजा। उनका उद्देश्य था कि मराठों से वो सालसेट और बसीन, ये 2 टापू प्राप्त कर लें, लेकिन उन्हें ये चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकी। उन्हें इस मिशन में सफलता प्राप्त नहीं हुई। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1767 में एक बार पुनः माटसन को पुनः भेजा गया, लेकिन इस प्रयास में भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो 1775 से पहले मराठा और अंग्रेज़ों के संबंध कुछ इस तरह से थे। उसके बाद की अगर हम बात करें फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध की जो परिस्थितियाँ थी वो किस तरह से निर्मित हुई, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय के पश्चात एक बार पुनः मराठा शक्ति भारत में उसी प्रतिष्ठा के साथ स्थापित हो गई थी, और उसका श्रेय जाता है मराठों के पेशवा माधवराव प्रथम को। 1772 में माधवराव फर्स्ट की डेथ के बाद ऐसी परिस्थितियाँ बनी, उनकी मृत्यु के बाद, जिसकी वजह से अंग्रेज़ मराठा राज्य में हस्तक्षेप कर पाने की स्थिति में आ पाए। जी.एस. सरदेसाई इस विषय में कहते हैं कि मराठा प्रभुत्व की पराकाष्ठा का क्षण भारत में 1761 में पानीपत में उनके पराजय का पूर्व काल न होकर
जैसा कि प्राय माना जाता है, उनके सबसे बड़े पेशवा माधवराव की 1772 में मौत थी। तो माधवराव प्रथम की मृत्यु पानीपत की पराजय से भी कहीं अधिक घातक मराठों के लिए सिद्ध हुई। और उसके बाद का जो इतिहास है मराठों का, वो इस तरह का है कि अंग्रेज़ मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर पाए, क्योंकि मराठों ने खुद अपने आंतरिक संघर्ष में, आंतरिक द्वेष में वो परिस्थितियाँ निर्मित की कि अंग्रेज़ आसानी से मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर पाए। ऐसा ही कुछ माना है डॉडवेल का। वो अपनी बुक द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि यह कहना सत्य है कि माधवराव की मृत्यु मराठों के लिए पानीपत की पराजय की लड़ाई से भी अधिक घातक सिद्ध हुई। अब हम बात करते हैं 1775 में जो सूरत की संधि से फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध का प्रारंभ होता है। तो उसके पूर्व जो पृष्ठभूमि थी इस युद्ध की, प्रथम अंग्रेज मराठा संघर्ष की पृष्ठभूमि, जो परिस्थितियां बनी उस वक्त, किस तरह से अंग्रेज़ों ने मराठों के मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। 18 नवंबर 1772 को पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य में गंभीर संकट उपस्थित हो गया। संकट इसलिए उपस्थित हुआ क्योंकि माधवराव प्रथम पुत्रहीन थे, तो अतः उनका उत्तराधिकारी कौन बने, इस बात पर मराठा राज्य में आंतरिक संघर्ष, आंतरिक द्वेष हमको नजर आता है। माधवराव प्रथम के चाचा रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। माधवराव प्रथम के भाई नारायण राव प्रथम को पेशवा के पद पर नियुक्त किया गया। जब रघुनाथ राव को पेशवा बनने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो उसने एक षड्यंत्र रचा। अपनी पत्नी आनंदीबाई के सहयोग से उसने पेशवा नारायण राव की हत्या 13 अगस्त 1773 को करवा दी और रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बन गया। रघुनाथ राव को मराठा सरदार पसंद नहीं करते थे। इन्हीं में से एक प्रमुख मराठा सरदार थे नाना फडणवीस, जिन्हें बालाजी जनार्दन के नाम से भी जाना जाता है। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने इसका विरोध किया और नारायण राव की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी गंगाबाई ने जब 17 अप्रैल 1774 को एक पुत्र को जन्म दिया, तो रघुनाथ राव को पेशवा के पद से हटा दिया गया और नारायण राव के पुत्र का नाम माधवराव द्वितीय रखा गया और उन्हें पेशवा के पद पर नियुक्त कर दिया गया। क्योंकि वो अभी बहुत छोटे थे, इसलिए राज्य संचालन और संरक्षण के लिए एक परिषद बनाई गई, जिसके 12 मराठा सरदार इसके सदस्य थे, जिसे 12 भाइयों की परिषद के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सलाहकार परिषद थी जिसके प्रमुख बनाए गए बालाजी जनार्दन को, या जिन्हें हम नाना फडणवीस के नाम से जानते हैं। ये जो परिषद थी, इसने रघुनाथ राव को कैद करने के आदेश दिए, तो रघुनाथ राव वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसने थोड़ी सी कोशिश की थाना पर अधिकार स्थापित करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और अंततः रघुनाथ राव भाग कर चले गए बम्बई में और वहाँ पर जाकर उन्होंने बम्बई काउंसिल के अध्यक्ष हानबाई के साथ में एक संधि की, जिसे सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये संधि हुई बम्बई काउंसिल के अध्यक्ष हानबाई और रघुनाथ राव, जो कि अब पेशवा नहीं है, के बीच में संधि हुई 6 मार्च 1775 को, जिसकी बहुत सारी धाराएं हैं। प्रमुख धाराएं इस प्रकार से, पहली शर्त जो थी संधि की, अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में रघुनाथ राव का सहयोग करेंगे। रघुनाथ राव कंपनी को थाना, बसीन, सालसेट और जम्बूसर के प्रदेश प्रदान करेगा। रघुनाथ राव की सुरक्षा के लिए 2500 सैनिकों की अंग्रेज टुकड़ी पूना में रखी जाएगी और इस टुकड़ी पर जो खर्च होगा, लगभग 1.5 लाख रुपया वार्षिक खर्च, वो रघुनाथ राव कंपनी को अदा करेगा। रघुनाथ राव अपनी सुरक्षा के बदले कंपनी को 6 लाख रुपए देगा और साथ ही ये भी निश्चित किया गया कि यदि रघुनाथ राव पूना दरबार के साथ कोई समझौता करेगा तो वह उसमें अंग्रेज़ों को भी सम्मिलित करेगा। ये जो संधि हुई थी, ये कंपनी की बम्बई शाखा ने की थी और बिना गवर्नर जनरल की अनुमति की ये संधि को स्वीकार कर लिया गया था। जबकि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उसके अनुसार गवर्नर्स की ये अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। हानबाई ने हालांकि इस संधि के विषय में सूचना पत्र के माध्यम से गवर्नर जनरल को भिजवा दी थी और यही वह संधि है जिसकी वजह से अंग्रेज और मराठा एक दूसरे के समक्ष संघर्ष के लिए उपस्थित हो गए।
फर्स्ट एंग्लो मराठा संघर्ष जो है वो सूरत की संधि से प्रारंभ होता है एक तरह से। इसकी पहली शर्त के अनुसार बॉम्बे की सरकार ने रघुनाथ राव को सहायता प्रदान करने के लिए एक सेना प्रदान की और सेना के साथ रघुनाथ राव ने पूना की ओर प्रस्थान किया। अरास नामक स्थान पर अंग्रेजों और मराठों के बीच में एक संघर्ष हुआ 18 मई 1775 को और इसमें मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने सालसेट पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ये युद्ध अभी हो ही रहा था कि इसी दौरान बंगाल की गवर्नमेंट ने सूरत की संधि और अभी जो हाल ही में अरास में संघर्ष हुआ था उसको रेगुलेटिंग एक्ट के विरुद्ध मानते हुए रोकने के तुरंत आदेश प्रसारित किए। और भी बहुत से कारण थे कि बंगाल की गवर्नमेंट ने इस युद्ध को और इस संधि को मान्यता प्रदान नहीं की। पहला कारण था सूरत की संधि पर रघुनाथ राव के हस्ताक्षर थे, पेशवा के नहीं थे, यानी अब वो पेशवा नहीं था। कंपनी को इस संधि की वजह से मराठों से संघर्ष करना पड़ा। एक रीज़न ये भी था कि मराठा और अंग्रेज़ों का इससे पहले कभी संघर्ष नहीं हुआ था या उनके खराब संबंध नहीं थे, तो कंपनी का इस तरह से मराठों के मामलों में हस्तक्षेप अनौचित्यपूर्ण था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये रेगुलेटिंग एक्ट के विरुद्ध था, इसलिए इस युद्ध को रोकने के आदेश प्रसारित किए गए। अब बंगाल की सरकार ने युद्ध बंद करने का आदेश दे दिया, लेकिन ये युद्ध बंद नहीं हुआ, तो बंगाल की सरकार ने कर्नल अपटन को मराठों के पास समझौता वार्ता करने के लिए भेजा। कर्नल अपटन जैसे ही पूना पहुंचे वैसे ही युद्ध तो बंद हो गया, लेकिन अब अपटन और मराठों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि अपटन ने मराठों की मांगों को एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे कि रघुनाथ राव को मराठों को सौंप दिया जाए, सालसेट बसीन जिस पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था उस पर अपना अधिकार छोड़ दिया जाए। इस तरह से बहुत सी मांगें अपटन ने मराठों की एक्सेप्ट नहीं की और यह समझौता वार्ता असफल हो गई और एक प्रकार से युद्ध पुनः आरंभ हो गया। इस युद्ध में हालांकि मराठों ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन एक विद्रोही थे सदाशिव भाऊ, उन्होंने विद्रोह कर दिया, तो मराठे दो मोर्चों पर युद्ध नहीं कर पाए और बाध्य होकर मराठों को एक संधि करनी पड़ी जिसका नाम है पुरंदर की संधि, और यह संधि हुई 1 मार्च 1776 को। इस संधि के अनुसार रघुनाथ राव के कार्य को करने के लिए अंग्रेज़ों ने जो रकम खर्च की थी उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में मराठों ने अंग्रेज़ों को 12 लाख रुपया देना निश्चित कर दिया गया। सूरत की संधि अमान्य घोषित कर दी गई और मराठों ने रघुनाथ राव को 3,15,000 रुपये की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। रघुनाथ राव अब कोई सेना नहीं रखेगा और वो गुजरात के कोपर गांव में जाकर रहेगा और युद्ध में अंग्रेज़ों ने जिन जिन मराठा क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया वे उन्हीं के पास ही बने रहेंगे, अर्थात सालसेट कंपनी के पास रहेगा और भड़ौच की आय भी कंपनी के पास में रहेगी। यह भी निश्चय किया गया कि कंपनी का एक वकील राजदूत मराठा दरबार में रहेगा। ये जो संधि पत्र था इस पर मराठों की तरफ से सुखराम बापू ने हस्ताक्षर किए, अंग्रेज़ों की तरफ से कर्नल अपटन ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि बम्बई सरकार और वॉरेन हेस्टिंग्स इस संधि के पक्ष में नहीं थे। इसी दौरान मराठों ने राजद्रोही सदाशिव भाऊ को मार डाला और फिर से संघर्ष की तैयारी करने लगे। इसी समय एक और घटना हुई। 1778 में फ्रांसीसी राजदूत सेंट लुबिन मराठा दरबार में आए और मराठों ने इनका बहुत स्वागत किया और इसी दौरान मटसन जो अंग्रेजी दूत थे वो भी मराठा दरबार में आए और मराठों ने इनका कोई विशेष स्वागत नहीं किया और यहीं से अंग्रेज फिर से मराठों के प्रति आशंकित हो गए। दूसरी तरफ मटसन ने षड्यंत्र करना प्रारंभ किया। उसने मोरब्बा नाम के मराठा सरदार को अपनी ओर मिलाया और सुखराम बापू और नाना फडणवीस के बीच में फूट डलवा दी और परिणाम ये हुआ कि सुखराम बापू विद्रोही हो गया और उसने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में अंग्रेज़ों को मदद करने का आश्वासन भी दिया। परिणाम ये हुआ कि बम्बई सरकार फिर से मराठों से संघर्ष करने के लिए तैयार हो गई और 1778 में मराठों के विरुद्ध अंग्रेज़ों ने फिर से युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध के दौरान इस संघर्ष के दौरान एक इम्पॉर्टेंट युद्ध हुआ था जिसका नाम है तेलगांव का युद्ध, जो कि 10 जनवरी 1779 को हुआ था।
कर्नल एटस के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक ब्रिटिश सेना भेजी मराठों से संघर्ष करने के लिए। कर्नल एटस को पराजय का सामना करना पड़ा तो कर्नल काकबर्ग की नियुक्ति की गई और मराठा सेना का नेतृत्व इस वक्त कर रहे थे मल्हार राव होलकर और महाजी सिंधिया। तेलगांव, जो कि पूना से लगभग 18 मील दूर है, नामक स्थान पर एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज बुरी तरह से पराजित हुए और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को मराठों से एक अपमानजनक समझौता करना पड़ा और जिस समझौते को हम कहते हैं बड़गांव का समझौता 19 जनवरी 1779 को। इस समझौते के तहत अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया कि वो रघुनाथ राव को मराठों को सौंप देंगे। अब तक उन्होंने जितने भी मराठा प्रदेशों को जीता है वो वापस लौटा दिए जाएंगे और जब तक इस संधि की शर्तें पूरी होती है तब तक 2 अंग्रेज अधिकारी मराठों के पास बंधक के रूप में रहेंगे। ये जो समझौता था ये अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी अपमानजनक था, इसलिए हेस्टिंग्स ने पुनः युद्ध की तैयारी प्रारंभ की और 2 ब्रिटिश सेनाएं मराठों के विरुद्ध संघर्ष के लिए भेज दी गई, कर्नल पॉफम और कर्नल गार्डर्ड के नेतृत्व में। नाना फडणवीस को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने एक संघ स्थापित करने की कोशिश की ताकि अंग्रेजी शक्ति का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने नागपुर के भोंसले, हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर के शासक हैदर अली के साथ मिलकर एक ब्रिटिश विरोधी संघ की स्थापना की, लेकिन अंग्रेज़ों ने कूटनीति के माध्यम से निज़ाम और भोंसले को मराठों से पृथक कर दिया। उधर कर्नल गार्डर्ड अपनी सेनाएं आगे बढ़ाता हुआ बसीन पर अधिकार करता हुआ 1780 में बड़ौदा तक पहुंच गया और वहां चलकर उसने वहां के शासक फतेह सिंह गायकवाड़ से संधि कर ली। इधर कर्नल पोफम के नेतृत्व में जो सेना थी वो ग्वालियर की ओर बढ़ी और उसने ग्वालियर के किले को अपने अधिकार में कर लिया और इस संघर्ष के दौरान सिप्री नामक स्थान पर महाजी सिंधिया को पराजय का सामना करना पड़ा और फलस्वरूप महाजी सिंधिया ने 13 अक्टूबर 1781 को अंग्रेज़ों के साथ में समझौता कर लिया और महाजी सिंधिया ने यह आश्वासन भी दिया कि वह अंग्रेज़ों की मराठों के साथ में संधि भी करवा देगा। गुजरात में युद्ध भी जारी था और इसी दौरान ब्रिटिश सैनिक शक्ति को विभाजित करने के उद्देश्य से नाना फडणवीस ने हैदर अली को ये सुझाव दिया कि वो कर्नाटक पर आक्रमण कर लें और हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। नाना फडणवीस की ये चाल पूरी तरह से सफल हुई क्योंकि इसके बाद अंग्रेज़ों की निरंतर पराजय होने लगी और ऐसी स्थिति में हेस्टिंग्स ने एंडरसन नामक व्यक्ति को नाना फडणवीस के पास समझौता करने के लिए भेजा और फलस्वरूप 17 मई 1782 को अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य सालबाई की संधि के साथ ही प्रथम अंग्रेज़ मराठा संघर्ष समाप्त हो गया।